नमस्कार, करनोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। 27 सितंबर तक का करंट अफेयर हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे 28 सितंबर तक से लेकर 3 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। तो इस सप्ताह क्या क्या हुए जानने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, हम केवल वही न्यूज़ लेके आते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सामाजिक वितरण प्रणाली में राजस्थान में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन अब दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पीडीएस के अंतर्गत यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंतर्गत जो दुकानें आवंटित की जाती थी उस आवंटन में अब 30% दुकानें महिलाओं को देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा और महिला शक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। सामाजिक वितरण प्रणाली है क्या? देखिए, इसका अर्थ होता है सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्य वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना। यानी अब जो है इस पूरे सिस्टम में क्या किया जाता है, जितनी भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है इस सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं, काम करते हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि जो प्रमुख खाद्यान्न हैं उसको इस योजना के माध्यम से सामाजिक वितरण की जो दुकानें हैं उनके द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है। यानी माध्यम क्या होती है? देखिए, ये पूरा एक सिस्टम होता है, किस तरीके से ये काम करता है कि एफसीआई का इसमें क्या रोल होता है, किस तरीके से राज्य सरकारों का इसमें रोल होता है। ये पूरा अपना सामाजिक वितरण प्रणाली अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम अपनी आने वाली वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो आई होप सामाजिक वितरण प्रणाली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से तो ये जो योजना है, ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। पीडीएस सामाजिक वितरण प्रणाली आपके सिलेबस में अलग से है, तो इससे क्वेश्चन तो आना मतलब अनिवार्य ही है एक तरीके से। तो यहाँ पर इसको और नहीं यहाँ पर इसको हम बहुत डिटेल में जो है वो देखेंगे और क्वेश्चन आंसर के फ्रेमिंग में हम देखेंगे। तो बहुत जल्दी हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये हम छोटा सा आपको दिखा देते हैं कि है क्या। इस योजना का संचालन उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सामाजिक वितरण के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती दरों पर देश के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो पीडीएस क्या है या टारगेटेड जो पीडीएस है वो क्या है, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी आप इतना समझ लीजिए, पीडीएस एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो फूड आइटम्स हैं उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया जाता है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कैसे किया जाता है? दुकानों को दिया जाता है, दुकानों के पीडीएस की जो दुकानें होती हैं उन तक ये पहुँचाया जाता है। उसके बाद देश में ये पहुँचाया जाता है। और इसको कौन सा मंत्रालय देखता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सामाजिक वितरण का मंत्रालय। उसका उद्देश्य यही होता है कि जो देश का कमजोर वर्ग है उसको एटलीस्ट खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। इस योजना की शुरुआत जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से कर दी गई थी। ठीक है, अब है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक और, 66 यानी 66वां वन्य जीव सप्ताह। इसमें से देखिए 2-3 मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो 66वां वन्य जीव सप्ताह राजस्थान में शुरू किया गया, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राजस्थान में जो 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया वो कब से कब तक मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 66वां जो वन्य जीव सप्ताह है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, वन्य जीव सप्ताह मनाने का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि इसका शुभारंभ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर से किया गया और ये 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच जो है ये सप्ताह मनाया गया है। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, साइकिल राइड, लघु नाटक, पक्षी फोटोग्राफ, पेंटिंग प्रतियोगिता होंगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 महामारी की वजह से अब की बार जितनी भी जो इसके अंतर्गत प्रोग्राम हो रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ऑफलाइन अब की बार कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि सारे स्कूल्स वगैरह सब कुछ, कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद है, लोग के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसलिए तो इसका उद्देश्य है प्रचार प्रसार संसाधनों के जरिए वन्य प्राणियों के संबंध में अधिकाधिक जानकारी जो है लोगों को पता चल सके। देखिए, वन्य जीव जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी जानकारी, चूँकि अब उतने जंगल नहीं रहे हैं, तो उनकी जानकारी बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, वो है डूंगरपुर में नई तितली जो है मिली है। इससे पहले राजस्थान में 2 और तितलियां मिली थी, जिनको हमने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में शामिल किया था। अभी राजस्थान में जो है वो देश की 1328वीं तितली मिली है। कौन सी है ये 1328वीं तितली? ठीक है, तो ये राजस्थान के लिए अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तेज़ गति से ये उड़ान भरती है, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। और तितली की इस प्रजाति को वैसे 2016 में पाकिस्तान की एक किताब है बटरफ्लाई ऑफ पाकिस्तान में भी बताया गया था। ये मिली कहाँ है? डूंगरपुर में एक जगह है सागवाड़ा, उसके वहाँ सागवाड़ा के रहने वाले तितली विशेषज्ञ और शिक्षक हैं मुकेश पवार। उन्होंने स्पीलिया जेब्रा नाम की इस प्रजाति को तलाशा। तो इसका नाम क्या है जो तितली की नई प्रजाति मिली है? स्पीलिया जेब्रा, स्पीलिया जेब्रा। ठीक है, ऐसी है ये तितली। ठीक है, हुआ ये था कि 15 सालों से तितलियों पर शोध कर रहे हैं बागर नेचर क्लब के सदस्य पवार। उन्होंने 8 नवंबर 2014 को सागवाड़ा का एक फार्म हाउस है धनराज, जहां पर स्पीलिया जेब्रा को पहली बार देखा था। उसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीर खींची और उत्तराखंड के भीमताल में बटरफ्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेज दिया। इसके बाद इस संस्थान के डायरेक्टर हैं पीटर स्मेटाचॉक। उन्होंने ऐलान किया है कि भारत की 1328वीं तितली है। ठीक है, और ये कब ऐलान किया है? जब हम बटरफ्लाई मंथ मना रहे हैं, सितंबर में बटरफ्लाई मंथ जो है वो बनाते हैं उस दौरान। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है राजस्थान के करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान के कहाँ पर मिली है? डूंगरपुर में मिली है, डूंगरपुर ज़िले में मिली है। डूंगरपुर ज़िले में किसने इसकी खोज की है, किसने इसके बारे में बताया है? डूंगरपुर के सागवाड़ा के एक शिक्षक हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, कब बताया गया? बटरफ्लाई बिग बटरफ्लाई मंथ के दौरान। ठीक है, बिग बटरफ्लाई मंथ होता क्या है? देखिए, देश भर में तितलियों को गिनने, समझने और उनके संरक्षण की मुहिम को लोगों तक ले जाने के लिए बिग बटरफ्लाई मंथ जो है बनाया जाता है। इसमें शोधकर्मी, विशेषज्ञ, पर्यावरण प्रेमियों से लेकर जो भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वो हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। सितंबर महीने में ही पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए काम कर रहे 2 पर्यावरण वैज्ञानिकों को राजस्थान में तितलियों की 2 प्रजातियों ट्राई कलर पाइड फ्लैट और स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट को ढूंढने में सफलता मिली थी। ठीक है, तो ये अच्छा, बटरफ्लाई मंथ इसलिए क्योंकि जहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा होती है, कहा जाता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, इसलिए पूरे देश में जो है वो बिग बटरफ्लाई मंथ मनाया जाता है। तो इसकी जो है बिग बटरफ्लाई मंथ के अंतर्गत ही राजस्थान में ये तीसरी तितली की प्रजाति है जो मिली है, और ये मिली है राजस्थान के डूंगरपुर में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका स्पीलिया जेब्रा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वो है टैड सुपर 30 को लेकर। टैड सुपर 30 का मतलब ट्राइबल एंड रीजनल डेवलपमेंट सुपर 30। आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा, एक पिक्चर भी आई थी सुपर 30 ऋतिक रोशन की, जिसमें जो है वो असली हीरो के बारे में जो है, जो सुपर 30 चलाते हैं, संचालन करते हैं, उनके ऊपर वो जो मूवी थी वो आधारित थी। तो राजस्थान में एक्चुअली उसी को ध्यान में रखते हुए सुपर 30 जो है वो शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जनजाति और शहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को TAD सुपर 30 प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन प्री कोचिंग दी जाएगी। जितने भी जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान राजस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन ट्राइबल मतलब जनजाति और शहरी समुदाय के जो विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे मान लो कोई भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोचिंग संस्थान है, उसकी ऑनलाइन की कोचिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है उस फीस को पे करेगी और विद्यार्थियों को मदद करेगी कि आप जो हैं वो क्या करिए, आप तो कोचिंग लीजिए, पढ़िए। इसमें तैयारी कराई जाएगी प्रशासनिक सेवाओं की, मान लीजिए जैसे कि RAS प्री की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसमें 30 विद्यार्थियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुपर 30, यानी 30 विद्यार्थियों को। इसमें जो 30 विद्यार्थी होंगे उनको ग्रेजुएशन में वो 60% अंक होने चाहिए। उसके साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए उनके पास कुछ वांछित उपकरण की सुविधा भी होनी आवश्यक होगी। साथ ही इसमें ये ज़रूरी है कि जो अभिभावक होंगे अभ्यर्थी के, वो आय करदाता इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। इसमें से 20 छात्र होंगे और 10 छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS जो है उसकी प्री की ऑनलाइन कोचिंग जो है वो
के लिए जो मदद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों का चयन विभाग द्वारा गठित एक कमेटी के जरिए किया जाएगा और शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार के अंक के अनुसार मेरिट के आधार पर जो है उनका चयन होगा। तो ये सच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तो योजना है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ भी है, तो कि प्रशासन ST/SCs के लिए या फिर जनजातीय समुदाय के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रशासनिक सेवाओं में मदद करने के लिए क्या कुछ नया किया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। जो लोग RAS का इंटरव्यू देने वाले हैं और जो इस ट्राइबल बेल्ट से या शहरिया समुदाय के हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ हो जाती है और आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान में अगली न्यूज़ है, राजस्थान में चांदी जो है वो देश की 98% है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा गया है, नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि भारत में 30,000 मैट्रिक टन चांदी के भंडार है, जिसमें से 98% राजस्थान में है, और वो भी उदयपुर और राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद जिले में देश की 87% चांदी के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में आभूषणों सहित विभिन्न घरेलू औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग में काम आने वाली चांदी का हम 90% जो है वो आयात करते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो है हम राजस्थान में चांदी को जो है वो प्रमोट करें, या चांदी के लिए जो है वो जिससे कि हमें ये आयात जो है वो ना करना पड़े। ठीक है, ये गवर्नमेंट हमारी चाहती है। चांदी को थोड़ा देखते हैं तो चांदी का उपयोग क्या है। आभूषण व सिक्का बनाने में, विद्युत लेपन तथा दर्पण की कलई करने में, मिश्र धातु बनाने में चांदी के वर्क, पतली पन्नी का प्रयोग, औषधि निर्माण में, दांतों के छेद को बनने में चांदी का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए हमें आयात करना पड़ता है। सरकार ये चाह रही है कि जब राजस्थान में इतने सारे रिसोर्सेज हैं और देश की 98% चांदी जो राजस्थान के लिए सच में बहुत गौरव की बात है। और खनिजों का अजायबघर राजस्थान को ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। हमने हालांकि राजस्थान की माइंस एंड मिनरल्स को लेकर अपनी ज्योग्राफी मैपिंग की जो सीरीज़ है उसमें इसमें डिटेल में जो है वो बताया है। आप कृपया करके उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। उसमें माइंस एंड मिनरल्स को लेकर जो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें, कहाँ इसका वितरण है, क्या रिसोर्स उपयोग है, इन सबको डिटेल में बताया गया। इसके अलावा कौन कौन सी माइंस हैं, अभी जो खनिज ट्रस्ट बना है वो क्या है, उसको भी हमने वहाँ पर बताया, तो आप ज़रूर देखें। राजस्थान में भारत की 98% जो है वो चांदी निकाली जाती है, और अर्जेंटाइन, जाइराइट, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क होते हैं, और ये सीसे और जस्ते के साथ निकलते हैं। इसका वितरण देखें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, अलवर। एशिया की सबसे बड़ी खान जो है देवारी में, देवारी जो है उदयपुर की, वहाँ पर चांदी बहुत ज़्यादा और बहुत पुराने समय से, राणा लाखा के समय से जो है देवारी में चांदी मिल रही है। ठीक है, अगली ये जो योजना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना। हमें पता है कोरोना महामारी के कारण लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसी विकट परिस्थिति में जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है ये योजना शुरू की है। तो आत्मनिर्भर राजस्थान के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 13 शहर हैं जिसमें 1681 दुकान और भूखंड विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, इसके आवेदन 2 अक्टूबर से यानी गांधी जयंती के दिन से जो है वो आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था स्वरोजगार का, कि भारत आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार जो है उनको मिले। तो योजना के तहत इसमें 27 वर्ग मीटर तक के दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ईविड सबमिशन से, और जो बड़ी दुकानें भूखंड होंगी उनका निस्तारण जो ऑक्शन के माध्यम से होगा। और इनकी कीमत, शुरुआती कीमत जो है लगभग 2.88 लाख रुपए से जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है योजना है, क्योंकि कोरोना महामारी के अंतर्गत लोगों का रोजगार छिन गया है, और ऐसी स्थिति में जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की जो विकसित कॉलोनियां हैं उसमें जो दुकानें हैं या व्यवसायिक भूखंड हैं उनको आवंटित करने की योजना जो है सरकार चला रही है, जिससे कि लोग जो हैं वो स्वरोजगार से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर भारत के सपने को जो है वो पूरा कर सकें, साकार कर सकें। ठीक है, अगली जो है न्यूज़ वो है ऑल इंडिया सर्विस रेजिडेंसी को लेकर। ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जिसमें IAS IPS जो होंगे उनके लिए राज्य सरकार द्वारा जो है वो स्ववित्त पोषित आवासीय योजना चलाई जा रही है, जो कि जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 17 में विकसित की जाएगी। ठीक है, अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है सिम्को भरतपुर
जो बैगन फैक्ट्री है उसको लेकर। सिम्को का पूरा नाम अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, हालांकि ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि भरतपुर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिम्को है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। यस, भरतपुर में स्थित ये एक बैगन फैक्ट्री है। इसको लेकर बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी उसने कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो है वो 3 सदस्यीय कमेटी और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। और एक्चुअली इस बैगन फैक्ट्री जो है उसको दोबारा चालू करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसके लिए एक संघर्ष समिति बनाई गई है जो चाहती है कि वहाँ के परिवारों को, मजदूरों को जो है पुनः मुआवजा मिले। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये इतना क्यों जो है वो चर्चा में है, या इसको लेकर क्यों जो है वो न्यूज़ बनी है। हुआ ये था कि 550 बीघा सरकारी ज़मीन है जिस पर 1957 में भरतपुर में सिम्को बैगन फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया था घनश्याम दास बिरला जी के प्रयासों से। और इसके अंतर्गत करीब 3000 कर्मचारी जो थे इस फैक्ट्री में रोज़ाना 8 से 8 रेल के डिब्बे बनाते थे। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि रेल के डिब्बे बनाने का जो काम है वो राजस्थान में भरतपुर ज़िले में बहुत बड़े पैमाने पर, इनफैक्ट पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो किया जाता था। लेकिन 13 नवंबर 2000 को मालिकों ने फैक्ट्री की तालाबंदी कर दी और कर्मचारियों को वेतन भत्ता आदि देना भी बंद कर दिया, जिससे सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। वहीं मार्च 2018 में जब तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, उनके प्रयास से कोलकाता की टीडागढ़ बेगन्स लिमिटेड थी, उसने तालाबंदी को समाप्त किया और कहा कि हम जो है पुनः इस फैक्ट्री में काम शुरू करेंगे। लेकिन समझौता शर्तों के बावजूद भी 1669 श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया और इसके साथ साथ उनको लाभ, वेतन, ग्रेच्युटी, मेडिकल भत्ता आदि किसी भी चीज़ का जो है भुगतान नहीं किया गया। तो इसको लेकर जो है लगातार जो है वो समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कुछ ना कुछ जो है इसको लेकर जो है पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर देखने को मिलता है। तो इसको आप आई होप कि समझ पाए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका पूरा नाम क्या है, क्यों इसको लेकर जो है लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि भरतपुर एक ऐसा राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जो कि राजस्थान का पूर्वी द्वार तो कहलाता है, परंतु उद्योगों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है उसमें अभी काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो काम करने की आवश्यकता है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई कमेंट है, आपके सुझाव हैं तो आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।